नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मसला। विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार को कई मुद्दों पर घेर रहा है और विधायकों को मिली धमकियों के बाद आपको बता दें कि कांग्रेस के तेवर और ज्यादा तल्ख हो गए हैं। आज नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गठबंधन सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। मनोहर सरकार पर जमकर बरसे हुड्डा। गठबंधन सरकार को बताया फीता काटू सरकार। घोटालों और कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। कहा कर्ज में डूबा हरियाणा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हुड्डा ने गठबंधन सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। हुड्डा ने हरियाणा की मनोहर सरकार को फीता काटू सरकार बताया। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल सरकार बन चुकी है और पोर्टल चल नहीं रहे। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में हर हरियाणवी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। पहले नोएडा से ज्यादा गुरुग्राम को प्राथमिकता देते थे। 2005 के बाद हरियाणा में गैंगस्टर नहीं बचा था। अब गुरुग्राम से ज्यादा नोएडा में लोग प्रस्थान कर रहे हैं। उद्योग नोएडा शिफ्ट हो रहे हैं। इसकी वजह कानून व्यवस्था है। हुड्डा ने कहा कि विधायकों के साथ आम आदमी की सुरक्षा जरूरी है। मूसेवाला की हत्या के बाद हरियाणा गैंगस्टर्स की शरणास्थली बन गया है। सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा पर 3,24,448 करोड़ का कर्जा हो गया है। सरकार को इस पर श्वेत पत्र लाना चाहिए। सरकार ने पंचकुला में NIFT का उद्घाटन किया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये किस किस समय में मंजूर हुआ और कब जमीन एक्वायर हुई। कल जो है हम सभी हमारी पार्टी के अध्यक्ष देवान जी, मैं, विधायक साथी अरोड़ा साहब और हमारे और वरिष्ठ कांग्रेस राज्यपाल जी को मिले थे। एक तो जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में, क्योंकि आज ऐसा माहौल प्रदेश में बना हुआ है, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस प्रकार से जो गैंगस्टर्स का एक बन गया है, शेल्टर होम बन गया है हरियाणा। यहाँ तक कि चुने हुए नुमाइंदे सुरक्षित नियम को भी जो है थ्रेट मिल रही है और रैंसम के बहुत सारे जो भ्रष्टाचार है आज चरम सीमा पर है। आप देख रहे हैं कि सरकार में एक के बाद एक घोटाला होता रहा। लेटेस्ट घोटाला फार्मेसी कमीशन, चाहे वो HPSC का घोटाला हो, चाहे रजिस्ट्री का घोटाला हो कोरोना काल में, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे फार्मेसी का घोटाला हो, चाहे धान खरीद बेच का घोटाला हो, ये कितने घोटाले आपको। जब हमने HPSC का सवाल उठाया तो ये सवाल नहीं है हेड कौन कर रहा है HPSC को। छोटी मछलियों को पकड़े जा रहे हैं और जिनके संरक्षण में हो रहा है वो जिसे SIT उठा देते हैं, SIT की रिपोर्ट में। और फार्मेसी काउंसिल में मतलब कितना भारी स्कैंडल हुआ है और फिर जो हेड हो उसके बचाव में सरकार आए, तो इसका मतलब क्या है? तो लोगों को इस सरकार से बिल्कुल विश्वास हो गया है। हमारी ये मांग है कि इसका व्हाइट पेपर इशू किया जाए। ये कर्जा इतना क्यों लिया गया, कहाँ पैसा इस्तेमाल हुआ, कोई विकास तो नजर नहीं आ रहा है, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं आ रही नजर। फीता काटना जरूर आ रहा है। फीता काटू सरकार है। जैसे अभी पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का फीता काटा गया, वो किसके समय में मंजूर हुआ था, कितने जमीन दी थी, इसकी कोई डिटेल नहीं दी। 4,76,000 बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा।
हुड्डा ने कहा कि जब से बीबीएमबी बनी है तब से हरियाणा को पानी कम मिल रहा है। हमारी सरकार में बीबीएमबी में हरियाणा का सदस्य होता था, अब हरियाणा का सदस्य ही नहीं है। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया, लेकिन कमीशन के पास जातिगत गणना का डाटा ही नहीं है। पूर्व सीएम ने कहा कि इस सरकार ने बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा और 4,76,000 लोगों की पेंशन काट दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष आपके समक्ष का अगला कार्यक्रम यमुनानगर में 21 अगस्त को होगा। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है और प्रदेश के विधायकों को मिली धमकियों के बाद तो कांग्रेस के तेवर और तल्ख हो गए हैं। कांग्रेसी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात भी की। हालांकि बीते दिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम मनोहर लाल ने भी अधिकारियों संग बैठक की और अधिकारियों को निर्देशित किया कि धमकी मामले पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, लेकिन विपक्ष है कि लगातार सरकार को घेर रहा है। अब देखना होगा कि इन आरोपों का प्रदेश सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है। हर खबर ब्यूरो। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं वो गंभीर आरोप जो लगाए हैं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 बन चुका है, सबसे पहला आरोप। उसके बाद उनका कहना है कि सरकार ने 4 लाख से ज्यादा बुढ़ापा पेंशन काटी है, बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा, ये कहना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। इतना ही नहीं, मूसेवाला हत्याकांड के कई आरोपी हरियाणा में छिपे बैठे हैं, ये गंभीर आरोप। हरियाणा गैंगस्टर्स के लिए शेल्टर होम बन रहा है, ये कहना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। इसी के साथ चंडीगढ़ हमारी भी राजधानी है। जैसा कि आपको मालूम होगा चंडीगढ़ पर किस तरीके से हरियाणा और पंजाब आमने सामने रहते हैं। चंडीगढ़ में 40% हमारा भी हक है, ये कहना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। तो कई गंभीर आरोप यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा लगाए गए प्रदेश सरकार पर। कहना है कि विधानसभा के लिए 550 करोड़ देना गलत है। 21 अगस्त को अगला विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम होगा। कुलदीप बिश्नोई अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो जाने से पहले इस्तीफा दें और दोबारा चुनाव लड़ें। सरकार का एक भी फैसला किसान हित में नहीं है। भाखड़ा से हमें 1000 क्यूसेक पानी कम मिल रहा है। ये सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। 2022 तक आमदनी दोगुनी करने की बात कही गई थी, लेकिन अब लागत दोगुनी हो गई है, खाद के रेट भी बढ़ गए हैं। तो कई सारे गंभीर आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। 2024 विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। खासतौर पर विपक्ष अब कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहता है। अब ऐसे में जिस तरीके से प्रदेश में विधायकों को धमकियां मिली हैं, उसको लेकर भी अब कांग्रेस के जो तेवर हैं वो और तल्ख होते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार राज्यपाल से कांग्रेसी नेता जो है वो मिले और उनको शिकायत की गई। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर अपनी बात रखी गई विपक्ष की तरफ से। तो वहीं आज नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई गंभीर आरोप प्रदेश सरकार पर लगाए गए। घोटालेबाज सरकार, फीता काटू सरकार, कानून व्यवस्था एकदम फेल, मतलब हर मोर्चे पर सरकार को फेल बताया गया। इस गठबंधन की सरकार को फेल बताया नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और लगातार हर मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और लगातार बैठकें विपक्ष की हो रही हैं, राज्यपाल से भी इससे पहले मिले थे। और आपको बता दें कि आज ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। आपको एक बार फिर मैं बता देती हूं क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं। बेरोजगारी को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कि बेरोजगारी में हरियाणा अब नंबर 1 बन चुका है। सरकार ने 4 लाख से ज्यादा बुढ़ापा पेंशन काटी है, बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा है। मूसेवाला हत्याकांड का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि मूसेवाला हत्याकांड के कई आरोपी हरियाणा में भी छिपे बैठे हैं। हरियाणा गैंगस्टर्स के लिए शेल्टर होम बन रहा है। इतना ही नहीं, अब क्योंकि आपको पता है कि चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा और पंजाब आमने सामने रहते हैं, तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ हमारी भी राजधानी है, चंडीगढ़ में 40% हमारा भी हक है। 21 अगस्त को उन्होंने बताया कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम जो है वो होगा
और कुलदीप बिश्नोई पर भी उन्होंने कहा कि क्योंकि कुलदीप बिश्नोई लगातार कांग्रेस के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं, इशारों में उस पर भी बोलते हुए नजर आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो जाने से पहले इस्तीफा दें और दोबारा चुनाव लड़े। सरकार का एक भी फैसला किसान हित में नहीं है, किसान विरोधी सरकार बताया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भाखड़ा से हमें 1000 क्यूसेक पानी कम मिल रहा है, ये सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। 2022 तक आमदनी दोगुनी करने की बात कही गई थी, लेकिन अब लागत दोगुनी हो गई है। तो कुल मिलाकर यहां पर कई गंभीर आरोप जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गठबंधन सरकार पर लगाए हैं। इससे पहले लगातार आपको बता दें कि बेरोजगारी के मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। और अब क्योंकि प्रदेश के कुछ विधायकों को जान से मारने की धमकी मिली है, ऐसे में इस मुद्दे को लगातार विपक्ष भुनाता हुआ नजर आ रहा है। लगातार आपको बता दें कि कांग्रेसी नेता जो है राज्यपाल से भी मिले, राज्यपाल से मुलाकात की, ज्ञापन भी सौंपा गया। कुमारी शैलजा पहुंची, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कई कांग्रेसी नेताओं के साथ वहां पहुंचे और शिकायत की गई, ज्ञापन सौंपा गया और साथ ही साथ कई गंभीर आरोप प्रदेश सरकार पर लगाए गए। तो क्या हम माने कि 2024 विधानसभा के लिए अभी से जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है और तमाम जो मुद्दे हैं उस पर सरकार को घेरा जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से चाहे वो विधायकों को धमकी मामला हो या फिर बेरोजगारी का मामला हो या फिर व्यापार का मामला हो, व्यापार पर भी कहा कि अब जो व्यापारी हैं वो नोएडा का रुख कर रहे हैं। तमाम गंभीर आरोप जो हैं वो विपक्ष द्वारा लगाए गए प्रदेश सरकार पर। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले लगातार आपको बता दें कि कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस खास तौर पर अपने तल्ख तेवर के साथ लगातार सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है। और आज जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोपों की झड़ी लगाई है प्रदेश सरकार पर, वो आपको बता देते हैं। कई सारे मुद्दे, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, घोटाले को लेकर हो और बुढ़ापा पेंशन को लेकर हो। और उन्होंने ये भी बताया मूसेवाला हत्याकांड का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मूसेवाला हत्याकांड के कई आरोपी जो हैं वो हरियाणा में छिपे बैठे हैं, ये गंभीर आरोप। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा गैंगस्टर्स के लिए शेल्टर होम बन रहा है, चंडीगढ़ हमारी भी राजधानी है और चंडीगढ़ पर 40% हक हमारा भी है। ये इस बात पर कटाक्ष था क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि चंडीगढ़ में जमीन को लेकर जो बात कही गई थी उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। तो इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। बजरंग दास गर्ग जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। विवेक चौधरी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं जेजेपी के। और रजत पंजेटा जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हर खबर के इस डिबेट पर। सत्यव्रत जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। आरोप आपकी सरकार पर लगाए गए हैं, तो सबसे पहले सवाल भी आपसे ही बनता है। विपक्ष की 2024 की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है और एक नहीं दो नहीं कई गंभीर आरोपों की झड़ी यहां पर लगाई गई है, चाहे वो घोटालेबाज सरकार हो या फिर फीता काटू सरकार हो। हर मोर्चे पर विपक्ष ने आपको फेल बताया, जवाब दीजिए। देखिए अनिका जी, ये जिस प्रकार से हुड्डा साहब ने एक आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यदि आप मुझे भी समय देंगे आधे घंटे में उतने आरोप तो उनकी जगह मैं बता दूंगा क्यों हुआ। लेकिन क्योंकि एक डिबेट है, कुछ आप पूछेंगे फिर मैं बताऊंगा, फिर पूछेंगे फिर बताएंगे, ये चलेगा। घंटे भर में हम इस पर विश्लेषण करेंगे। पहली बात, कांग्रेस के अंदर 24 की तैयारी को लेकर एक तो इंटरनल संघर्ष है और उस संघर्ष के अंदर एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए टारगेट बीजेपी बने, क्योंकि सत्ता में वो है। क्योंकि शैलजा जी पहले गवर्नर साहब से मिल रही विधायकों की धमकी के मामले पर, तो एक राजनीति करने के लिए आपको गवर्नर साहब के पास जाना था, इसलिए हुड्डा साहब दल बल के साथ गए। हुड्डा साहब ये नहीं बता पाए कि जब शैलजा जी मिली थी तो कांग्रेस के नेता थी और कैसे मिली थी, और उसके बाद भी जब धमकी मिली, उसके बाद शैलजा जी मिली, उसके बाद कौन सी ऐसी कार्रवाई बाकी बचा के बता के गए कि सरकार को ये और काम करना चाहिए, नहीं कर पाए, केवल एक पॉलिटिक्स है। जब वो घोटालों की बात करते हैं तो उनका एक मानस, उनको किसी ने एडवाइस किया
कि इस देश के अंदर केंद्र की सरकार हो या हरियाणा की सरकार हो, ये घोटालों के भ्रष्टाचार के आधार पर गिरी थी। और आप इसी बात को रटो, लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि सरकार एक घोटाला करती है और उनको जाना चाहिए। निश्चित रूप से कांग्रेस ने जो घोटाले किए जनता ने उनको स्वीकार किया और जनता ने उनको बाहर का रास्ता कर दिया और अभी तक रास्ता बाहर ही कर रही है। उनको एंट्री का दूर दूर तक कोई नजारा, इशारा या उसका कोई इंडिकेशन जनता उसको दे दी नहीं। अभी ये ताजा ये अभी नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव थे, इसलिए। और जो फीता काटने की बात आप करते हैं और आप दूसरों के नाम पर लेना चाहते हैं, तो हुड्डा साहब को ये ध्यान करना चाहिए कि उनके समय से पहले कुछ योजनाएं पिछली प्रवर्ती सरकारों ने शुरू की थी और आपने 10 साल उसके लिए निकाल दिया। क्या उस योजना को जो पहली सरकारों ने की थी वो आपके समय में पूरी नहीं होनी चाहिए थी? मैडम जी, आपका बड़ा एक उदाहरण मैं दूंगा केएमपी का। केएमपी कब शुरू हुआ, कितने साल लगे? उस 10 साल का कार्यकाल आपके बीच से निकल गया, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आके उस रोड को पूरा किया। नहीं, लेकिन मौका भी तो क्या आपने आपको दिया है। रजिस्ट्री दे दी क्या कि आप अपने समय जो काम कर गए या आपको उसी समय करना चाहिए? तो करा क्यों नहीं? करा इसलिए नहीं कि आपका सामर्थ्य और विजन नहीं था। हमने उसको पूरा इसलिए किया कि उसके ऊपर बहुत सारा पैसा देश हरियाणा का लग चुका, वो बाकी पैसा लगकर पूरा होगा। इसलिए जो लटके फटके हटके जो काम है उन सबको पूरा करना चाहिए, जो देश समाज के योग्य चीजें होती हैं उनको। इसके ऊपर राजनीति करना आपकी ओछी मानसिकता को दिखाता है। लेकिन सत्यव्रत जो आप कह रहे हैं कि ये जो मूसेवाला के हत्यारे हरियाणा में छिपे बैठे हैं, तो मैं आज वजिंदास जी भी बैठे और आपके चैनल को शायद हो सकता है हुड्डा साहब भी देखें क्योंकि उनका विषय इस पर है, तो उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि किस घर में छिपे हैं जरा हरियाणा पुलिस के खुफिया को या उसके स्थानीय प्रशासन को पुलिस को बताओगे तो उनको गिरफ्तार करने में आसानी होगी, जल्दी होगी। जरा जल्दी करके बताएं उस बात को, जिससे कि अपराधियों के गले तक पहुंचे और सर ये विपक्ष का काम थोड़ी है। जी, ये विपक्ष का काम थोड़ी है कि वो बताएगा आपको कि आरोपी कहां छिपे बैठे हैं। आपको ये पता कैसे चलेगा कि हरियाणा में छिपे बैठे? ठीक है, लेकिन सर ठीक है, चला? लेकिन अगर ये आरोप लगाए हैं तो मौका भी तो दिया है ना, मौका भी तो दिया है ना। आरोप का तो तथ्य तो होना चाहिए ना। नहीं देखिए, विधायकों को ठीक है, विधायकों को अगर धमकी मिली है, मैं जो कह रहा हूं कि मैं ये बोला तो मेरे पीछे का आधार है क्या कि हुड्डा साहब ने बोला है, ठीक है, उसका उत्तर मैं दे रहा हूं। तो हुड्डा साहब जो बोले उसका आधार क्या है? आपको खुफिया जानकारी मिली, आपके लोगों ने जानकारी दी, आपने प्रत्यक्ष बैठे देखे। आप कह रहे हैं हवा हवाई बातें की गई हैं। आप ये कह रहे हैं हवा हवाई बातें की गई हैं? मैं टोटली हवा हवाई बात कर रहा हूं। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए सत्यव्रत जी। विधायकों को धमकी मिलती है, विपक्ष उनकी सुरक्षा की मांग करता है, आप सुरक्षा देते हैं, कार्रवाई की बात भी आप कर रहे हैं। इतने दिन बीत गए हैं, आरोपियों का कुछ पता नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि मौका तो उन्हें मिला है ना। जी, अब सुनिए, यदि आप इस बात को लेके हैं कि हुड्डा साहब और माननीय शैलजा जी गवर्नर साहब से मिले, उससे पहले इस प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज जी ने एसटीएफ का गठन करके उस पर कार्रवाई शुरू कर दी, क्योंकि वो कोल विदेश से है। और आप अनजान मत बनो, निकल। और यहाँ बैठने वाला कोई भी पैनलिस्ट इस पर ये नहीं कहेगा कि मैं अनजान हूं। विदेश में कार्रवाई कैसे होगी, कितना समय लगेगा, क्या क्या प्रक्रिया है, वो चुटकियों में नहीं होता। हमारे और आपके डिबेट से पूरा नहीं हो जाएगा, उसका एक तंत्र है, उसको मानना पड़ेगा। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इस कार्रवाई में ये चीजें बाकी है, इसलिए आप आरोपी छिपे हैं। आप ये कार्रवाई ये जांच करेंगे तो आरोपी जल्दी पकड़े जाएंगे। ये काम तो विपक्ष का है ना। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। यदि आपको असंतुष्ट है, ठीक है, आप उससे खुश नहीं है, तो आप अगली कार्रवाई बताइए। ठीक है, आपके पास वो भी होना चाहिए। ठीक है, बजरंग दास जी, सुना आपने, क्या संतुष्ट हैं आप सत्यव्रत जी की जवाब से? देखिए मैडम जी, हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता है, काफी सीनियर व्यक्ति है,
और सरकार की सेफ्टी करना इन्हें बहुत अच्छे ढंग से आता है और अपनी बात भी बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर ये कहने की जरूरत नहीं है कि आज हरियाणा के हालात सबको पता है, चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो, चाहे घोटाले का काम हो, चाहे आप देखोगे महंगाई का मामला हो या बेरोजगारी का मामला। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1। जहां लाइन ऑर्डर की स्थिति की बात आपने पूछी, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, जब हरियाणा के अंदर जनप्रतिनिधि विधायक की सुरक्षित नहीं है, आम जनता की सुरक्षा यह सरकार कैसे कर पाएगी? ये बड़ी भारी चिंता का विषय। आप देखो कोई ऐसा दिन हरियाणा में खाली नहीं जाता जिस दिन डेली मर्डर ना होता हो, लूटपाट ना होती हो, फरोख्ती ना होती हो और चोरियों की तो बाढ़ आ रही है। मतलब कोई ऐसा एरिया नहीं, गांव नहीं, मंडी नहीं, शहर नहीं जहां सैकड़ों चोरियां ना होती हो और किसी की माल की बरामदी नहीं है। फिर भी ये कहते हैं भी हम कानून व्यवस्था की स्थिति नंबर 1 है, बढ़िया है। इनको ही पता है कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है। आप कानून में सुधार कैसे करेंगे? आज पुलिस विभाग के अंदर नॉर्म के हिसाब से जितने कर्मचारी चाहिए उसके अंदर कम से कम 50% पुलिस कर्मचारियों की कमी है, अफसरों की कमी है, मतलब मूलभूत सुविधा की कमी है। जब वो पुलिस की भर्ती नहीं कर पाएंगे, अगर थोड़ी बहुत जो पुलिस है तो सरकार ने अपनी सिक्योरिटी बलगा रखी है। अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी कहीं किसी जिले में या शहर में या गांव में प्रोग्राम करने चल जाए, 5 जिले की फोर्स चारों तरफ नाके लगा देती है। भाई मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कोई आदमी काला डंडा ना दिखा दे या कोई आदमी वोटिंग ना कर दे। सारी 5 जिले की फोर्स लेकिन उनकी सुरक्षा के अंदर और स्टेज को क्या है 90 फुट स्टेज से आगे बैरिकेडिंग लगा बजरंग दास जी, कोई आदमी। हाँ जी पूछिए मैडम जी, पूछिए। सत्यव्रत जी का कहना है, ठीक है, आप तमाम मामलों पर बोल रहे हैं, लेकिन मैं विधायकों की धमकी कांड के मामले पर बोलना चाहती हूँ। उनका ये कहना है कि इस मामले में जब मैंने कहा कि आरोपी क्यों नहीं पकड़े गए, तो उन्होंने कहा कि सबको मालूम है कि जो विदेश में जब कोई आरोपी होता है तो उस पर किस तरीके से और कितनी लेट जो है कार्रवाई होती है। उनका ये कहना है कि अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो बताएं उपाय, वो बताएं कि किस तरीके से क्या कुछ करना चाहिए। वो ये बताएं कि अगर आप संतुष्ट नहीं है तो क्या कुछ किया जाए, किस तरीके से कार्रवाई की जाए, या फिर क्या चाहते हैं आप? ये बात आपने मैडम जी अच्छा सवाल किया, मेरे साथी ने शास्त्री जी अच्छा सवाल किया भाई कैसे लाइन ऑर्डर की स्थिति होनी चाहिए। लाइन ऑर्डर सुधार के लिए कांग्रेस पार्टी पहले भी सरकार के साथ थी, आज भी सरकार के साथ है। हम यही चाहते हैं जनता की जान माल की सुरक्षा का विशेष प्रबंध सरकार करे। उसके लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय क्या है? आप विधायक की बात तो मैं बाद में करूंगा, पहले मैं आम जनता की बता दूं। आम जनता खुलेआम फरोख्ती मांगी जा रही है। अगर मतलब हरियाणा सरकार जितने चौकी थाने के इंचार्ज है, आपको एक बात नहीं बताता हूं, आज इस राज्य के अंदर चौकी थाने की बोलियां होती है, मंथली होती है। इस इंस्पेक्टर इस थाने में लगाएंगे तो उसकी मतलब मंथली उसको ऊपर देनी पड़ेगी। ऐसी शिफ्टिंग होती है। जब आप थाने को बेचोगे, थाने के पैसे लोगे, के आधार पर होनी चाहिए। ये चौकी के पैसे लेंगे। मैं मैडम जी एक बात पूछना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा चौकी थाना है जिसके अंदर जो बदमाश है, बदमाश के सभी पूरे बायोडाटे हर चौकी थाने के अंदर है। आप पुलिस को फ्री हैंड दीजिए, भाई कोई बदमाश बदमाशी करे उसको लंबा पालो, तो काम हो जाएगा। जब उनके MP अरविंद शर्मा ने कहा भाई खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, खुलेआम करोड़ों रुपए घोटाला हो रहा है, तो मुख्यमंत्री पूछा आप बताइए, तो मैं क्या बताऊं? अरविंद शर्मा ने कहा पुलिस चौकियों में भ्रष्टाचार हो रहा है, घोटाला हो रहा है, इसके मैं नहीं कह रहा कोई मामले हैं शर्मा जो रोहतक सर हवा में बातें। देखिए मैं आपकी बातें सुन रही हूँ, मैंने अभी आपको टोका नहीं, लेकिन इस तरह के जो आरोप हैं ये हवा में नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ये बोला है, सुनो हवा की सुनो आप, मैंने आपने पूछ कह दिया हवा कहाँ है? आप बताइए। सब पुलिस कस्टडी के अंदर करोड़ों रुपए की शराब बिक जाती है, वो भी हवा में है। रिश्ती बहन थी कोरोना के टाइम में, अरबों रुपए की रिश्ती हो गई, उसका भी प्रूफ चाहिए इनको। धान घोटाला हो गया,
सरसों घोटाला हुआ, पहाड़ के अंदर कुसाम के अंदर पहाड़ खनन घोटाला करके काफी मजदूर मर गए, उसका भी प्रूफ किए क्या? मजदूर मरे नहीं मरे, क्या कार्रवाई करी उन्होंने? किसके खिलाफ कार्रवाई करी? खाली SIT गठन कर दी, हाँ उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं है। 2 साल पुराना के अंदर अरबों रुपए घोटाला हुआ, डिस्ट्रिक्ट घोटाला हुआ, कहा है घोटाला की? जो बड़े बड़े लोग अरबों में घोटाला करे उन पर क्या कार्रवाई करी? कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई करते हैं ये लोग के ऊपर, कार्रवाई करते हैं उनके ऊपर जो इनके खिलाफ बोल रहे, जो इनकी बात काटते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है मैडम जी। आम सरकार की जो घोटाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, मैं जवाब लूंगी। सत्यव्रत जी आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं पंजेटा जी का रुख करूंगी। रजत जी, जी ये जो गंभीर आरोप नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाए हैं, इससे कितना वाकिफ रखते हैं आप? देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बातें तो बिल्कुल वो सत्य हैं, और वो उसके पीछे मैं तथ्यों के ऊपर आधारित ही बात करूंगा। हाँ। बिना तथ्य की कोई बात रखने का कोई वो नहीं है, औचित्य नहीं। देखिए, NCRB का डेटा बताता है कि मेरे पास 2020 का डेटा है मर्डर के, क्योंकि अभी बात का डेटा नहीं है। मर्डर के 1143, रेप के 1373, उसके बाद किडनैपिंग के लगभग 3000 केसेस हैं, बर्गलरी के लगभग 7000 केसेस हैं, थेफ्ट के 20,657। तो ये तो NCRB का सभी का है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन के 13,000 केसेस है। तो क्राइम तो देखिए निश्चित तौर पे बढ़ रहा है, उसके ऊपर तो सरकार को, ये तो NCRB का अपना डेटा है। जहां तक अभी दादम की बात हुई थी, तो हर सालाना हमारे को 5,000 करोड़ का चूना लग रहा है सरकार को, और ये मेरा कहना नहीं है, ये CAG की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5,000 सालाना। और जबकि असलियत में अगर देखा जाए, जो आम सियासी गलियारों में चर्चा है, वहां 1 लाख करोड़ के लगभग का आसपास सालाना जो है वो माइनिंग से लोग कमा रहे हैं, या कौन कमा रहा है, बीच में कौन है। लेकिन इससे इस बात को, यहाँ पे गर्ग साहब भी बैठे हैं, वो भी इसको corroborate करते हैं। अब मैं आता हूँ बात चंडीगढ़ के मुद्दे पे। चंडीगढ़ के ऊपर बार बार ये कहा जा रहा है कि जो भी कहता है वो हमारे को 40% हमारा, चाहे पोस्टिंग्स है किसी में, 40% हमारे को जो हमें पहले से चलता रहा है वो दिया। मैं कहता हूँ अगर भाजपा की सरकार है, या भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, और इनसे मेरी गुजारिश भी रहेगी कि आप कब तक पुराना सिस्टम चलता रहे कि 40, आप 50-50 क्यों नहीं करते? आप बराबरी क्यों नहीं लेके आते? जब हर चीज में हक बराबरी का मांग रहे हो, तो पोस्टिंग्स में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, कोई भी चीज है एडमिनिस्ट्रेशन में, आप 50-50% हक मांगिए ना। BBMP का जहां तक बात है, वो इरिगेशन का मेंबर हरियाणा का होता था और बिजली का पंजाब का। उसमें एक चेयरमैन है, 9 मेंबर है, हरियाणा से फंड भी जाता है, पंजाब से भी, हिमाचल से भी। उसमें भी वहां अगर सेंटर के मेंबर लगते हैं, तो वहां हरियाणा का हक अनदेखी नहीं होनी चाहिए। पहले क्यों नहीं 50% हक मांगा किसी सरकार ने? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे कोई ना कहीं से कोई शुरुआत तो होनी चाहिए ना मोनिका जी। कहीं ना कहीं से आपको लगता है बीजेपी में सामर्थ्य है, वो 50% हक मांग सकती है? देखिए, हमारा ये तो इंडियन नेशनल लोकदल मांग कर रही है, आगे तो भाजपा के ऊपर है क्या, वो तो अपना हक कितना रखते हैं, कितना नहीं रखते हैं, वो तो देखिए अपना हक कमजोर कर रहे हैं, बजाय कि उनको बाहर निकालने के विधानसभा छोड़ने को तैयार है। फिर कहते हैं हम अपना हाई कोर्ट भी अलग बना लेंगे। जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखिए हाई कोर्ट का जुड़ाव, अगर इनको जरा सी भी जानकारी हो, जहां पे राजधानी है, जहां पे सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, HOD है, सारी जहां पे आपको पूरे के पूरे आपको कागज कहीं पे रिकॉर्ड तलब करना है, कुछ भी है, तो आसपास राजधानी जहां है वहां हाईकोर्ट का आमतौर पे हाईकोर्ट में ही होता है। ठीक है। ये हाईकोर्ट भी कहीं ना कहीं बाहर निकालने की बात करते हैं। पहले तो चंडीगढ़, अभी तो विधानसभा की बात हो रही है ना सर? हाँ, विधानसभा की भी हाईकोर्ट का भी मुद्दा साथ ही साथ उठता है। ठीक है। उसके बाद जी 4 लाख बुढ़ापा पेंशन जिनकी काटी गई है, आपको मैं बताऊं मोनिका जी, केवल काटी नहीं गई है,
जनवरी 2016 से दिसंबर 2020 तक जिनको पेंशन गई है, जिनको पेंशन मिल चुकी है, उनकी पेंशन भी वापस मांग रहे हैं। ठीक है, ठीक है, पिछले 4 साल। ठीक है। अब बात आ रही थी, अभी जिक्र हो रहा था यहाँ पे, बजरंग दास गर्जी कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जिस जगह होते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में, आसपास 4 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस लगा दी जाती है और जो सिक्योरिटी के प्रबंध है, मेरे को सभी से प्रतिक्रिया लेनी है शुरुआत। मैं बस इसको खत्म कर रहा हूँ अभी, ये लास्ट है मेरा, ठीक है, 10 सेकंड और। आपको मैं बताऊं, रोहतक में मुख्यमंत्री थे, हाल ही में 2 करोड़ 60 लाख की चोरी हुई मुख्यमंत्री के रोहतक में होते हुए, लूट हुई। गुड़गांव में 16 लाख की, हिसार में अलग बात है। लेकिन जहां मुख्यमंत्री का खुद का प्रोग्राम है, खुद चप्पे चप्पे पे पुलिस की चेकिंग है, वहां पे 2 करोड़ 60 लाख लूट लिए जाते हैं। तो ये तो अब इस तरीके का अगर कोई डर ही नहीं रहा, यहाँ पे मुख्यमंत्री के होते हुए लूट हो रही है, तो आगे तो सिक्योरिटी के क्या, आम जनता क्या सिक्योर फील करेगी। ठीक है, ठीक है, आप, मैं जवाब ले लेती हूँ। सत्यव्रत जी जवाब दीजिए। ठीक है, विवेक जी आपके पास मैं आऊंगी, जवाब दीजिए। कई गंभीर आरोप गठबंधन सरकार पर, चंडीगढ़ को लेकर भी कहा कि अपना पक्ष जो है वो कमजोर कर रही है सरकार, क्राइम को लेकर कहा गया घोटालेबाज सरकार, जवाब दीजिए सर। मोनिका जी, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर उसकी बात की जाए, उन्होंने बारी बारी एक बात कही कि सरकार श्वेत पत्र लेके आई, सरकार बताए क्या किया है क्या नहीं किया। जब वो श्वेत पत्र का जिक्र करते हैं तो मुझे एक श्वेत पत्र याद आता है जो मार्च 2015 के अंदर सरकार द्वारा लाया गया था। उसके ऊपर अगर बोलने की बात की जाए तो मेरे ख्याल में कांग्रेस के प्रवक्ता साथी के पास कोई बात नहीं होगी। उसमें पूरे जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से लेके 2014 तक सारी डिटेल है, किस सरकार ने किस समय में कितना काम हुआ, कितना हरियाणा को ऊपर ले जाने का काम किया और किसने हरियाणा को नीचे ले जाने का काम किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आशा कर रहे थे कि शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बताने का काम करें कि किसकी वोट कैंसिल हुई है, पर उसके बारे में कुछ नहीं बोले। आज कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक फॉर्मेलिटी जरूर कर रहे हैं कि हाँ हम आवाज उठा रहे हैं। उससे पहले कुमारी शैलजा जी जाके क्या वो कांग्रेस में नहीं थे? आज बारी बारी कह रही हैं, अगर मैं विपक्ष, सर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? विपक्ष आवाज उठा रहा है तो फॉर्मेलिटी कर रहा है। विपक्ष नहीं, विपक्ष किसी बजरंग दास जी सुनिए, बोलने दीजिए। देखिए कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। मैं आऊंगी आपके पास, ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, ठीक है गर्ग जी, मैं आऊंगी आपके पास, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन सुन लीजिए पहले। बहुत धैर्य से वो बैठे हैं काफी देर से। ठीक है विवेक जी पूरी कीजिए अपनी बात। मोनिका जी, इन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाला के कातिल हरियाणा में छुपे हुए हैं, तो बताने का काम कीजिए कहाँ छुपे हुए हैं, क्या इनके संपर्क में है वो कातिल? ये क्या बात हुई? ये विपक्ष का काम है क्या सर? नहीं, विपक्ष का काम आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि सबूत दीजिए, आप किस आधार पर ये कह रहे हैं? अगर इनको कोई बात का पता लगा है कि हरियाणा में है तो ये बताए कहाँ है। अगर आपको किसी बात का पता लगेगा तो आप पुलिस को, प्रशासन को बताने का काम करेंगे। ये उल्टा आरोप लगा रहे हैं हरियाणा में छुपे हैं, ये नहीं पता कहाँ छुपे हैं। आप बताइए अगर आपको पता सर, ये पता लगाना तो आपका काम है ना। सरकार को, शायद सरकार को विपक्ष तो आपका सहयोग कर रहा है ये बताकर। आज मोनिका जी वही तो बात है, सहयोग और मांग रही है, बताइए कहाँ पे छुपे हैं। आज बारी बारी किसानों की बात करते हैं, एमएसपी की बात करते हैं। ये वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो कहते थे मंडी नहीं रहेगी, एमएसपी नहीं रहेगी। आज ये अपने आप ही कह रहे हैं एमएसपी है। ये वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो किसानों का जिक्र करते हैं, जिन्होंने जीजा जी को अपनी हरियाणा के किसानों की जमीनें देने का काम किया। ये वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जिनकी सरकार में 2 रुपए और 3 रुपए के चेक, मैं अगर बात करूं, सत्यनारायण बेरी का किसान था जिसको 2 रुपए का चेक गया, टेकचंद बेरी का किसान था जिसको 3 रुपए का चेक गया। ये वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, इनकी सरकार में 2-2, 3-3 रुपए के चेक देके किसानों का अपमान करने का काम किया जाता है। चंडीगढ़ पे क्या कहेंगे? पंजेटा जी का गंभीर आरोप है कि चंडीगढ़ पर अपना पक्ष जो है
सरकार वो कमजोर कर रही है। 50% क्यों नहीं हक लेने की बात कर रही है? पंजेटा जी और पंजेटा जी के नेताजी अगर इनको सीरियसली लेंगे तो क्या हो। आज कहीं ना कहीं पंजेटा जी जो बातें कर रहे हैं, छोड़ दी विधानसभा छोड़, अरे छोड़ी किसने है आप बताने का तो काम कीजिए। आज कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा कि अगर नया बनाने की बात हुई है तो पुरानी को छोड़ने की कहीं बात नहीं। ये अपने आप मन गढ़ंत बातें लेके यहाँ पे आना, पता नहीं किस कुमारी में बात करते हैं ये और इनके नेता, ये हमें समझ नहीं आता। इसलिए इनको तमाम बारी बारी नॉन सीरियस पॉलिटिशियंस कहा जाता है। इनकी अगर मैं बात ना करूं तो कांग्रेस के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर डिबेट है, उसी के ऊपर रहूं तो सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये आरोप तो लगाए है ना, हरियाणा पर हमारा हक है, माफ कीजिएगा चंडीगढ़ पर हमारा भी हक है, ये कहना है हुड्डा जी का। नहीं, हक छोड़ कौन रहा है? चंडीगढ़ पे हक छोड़ कौन रहा है? ये ब्याज की बात करते हैं। उनका कहना है कि नई जमीन अपनी जमीन पर नहीं, चंडीगढ़ क्योंकि हमारा है तो अपनी ही जमीन पर आप क्यों जमीन खरीदेंगे, उस पर हक है आपका। आज कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के अंदर अगर बनाया जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? कौन खरीदने की बात क्या आप कर रहे हैं? अगर हम छोड़ के जा रहे हो विधानसभा कि हाँ हमने पंजाब को दे दी विधानसभा, तब तो आप कह सकते हैं। आज ये भागड़ा ब्यास की बात करते हैं, एसवाईएल की बात नहीं करते। एसवाईएल पे भी हमारा हक है, भागड़ा ब्यास पे भी हमारा हक है, आप उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? एसवाईएल किसकी सरकार में मुद्दी गई वो भी बताने का काम करें। पंजाब में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तब भी इनकी सरकार थी वहां पे, इनके नेता वहां जाके कहते हैं पंजाब दा पानी पंजाब नहीं, इनके पुत्र वहां पे जाके प्रचार करते हैं कांग्रेस का, तो उस टाइम इनको एसवाईएल का याद नहीं आता। एसवाईएल का पानी क्या किसी और को धमकी मामले पर बात करें सर, हालांकि आपके किसी नेता पर धमकी भरा कॉल नहीं आया, लेकिन बात सुरक्षा की है क्योंकि इस पर विपक्ष बहुत घेर रहा है गठबंधन सरकार को। जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? मैं वही बात है, अगर किसी को आऊंगी आ रही हूँ गर्ग जी आपके पास। सरकार ने उसी टाइम एक्शन लेते हुए एसटीएफ बनाने का काम किया और कार्रवाई जारी है। आज ऐसी क्या आन पड़ी? सिक्योरिटी देने का काम विधायकों को किया गया। आज ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी कि आप एक ही बात को उठा रहे हैं? आज अपराधी कहाँ बैठे? इन्हीं के विधायकों ने बताने का काम किया कि इंटरनेशनल नंबर से कॉल आई, विदेशों से कॉल आई, तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। उसको आप क्यों वो करने का? सर धमकी तो आप सर बीजेपी के विधायकों को भी धमकी आई है, इनके विधायकों को ही नहीं आई है धमकी। जितने भी विधायकों को धमकी आई है वो कुछ सिक्योरिटी देने का काम किया गया। ठीक है, आज ये तो बताइए कि आज पहली बार ऐसा काम हुआ है कि विधायकों को धमकी आई है? इनकी सरकार में कभी ऐसा आ रही हूँ सत्यव्रत जी। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाने की बात करते हैं। तमाम इन्होंने घोटालों का जिक्र किया, घोटालों का जिक्र इन्होंने बहुत सही किया। इनके टाइम पे वो घोटाले होते थे, हमने रेवेन्यू ग्रोथ करने का काम किया, इनको घोटाला लग रहा है वो भी। आ रही हूँ गर्ग जी, आ रही हूँ। सर घोटाले तो ये तो दुर्भाग्य है, घोटाले तो हर सरकार में अब सामने आते हैं। खैर घोटालों के ऊपर अगर किसी ने फुल स्टॉप लगाने का काम किया तो वो गठबंधन सरकार ने किया, ठीक है, उसमें भी घोटाला दिखता है। ठीक है गर्ग जी कुछ कह रहे हैं सत्यव्रत जी, फिर उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। ये जो जेजेपी पार्टी वो पार्टी है, इन्होंने विधानसभा चुनाव में घोषणा की थी अब की बात आपके मुद्दे बीजेपी के ऊपर यही लोग मलाई खाने के लिए फिर आप बोलिए जनता के साथ धोखा करके सरकार की कोर्ट में भाषण देते गली गली के अंदर शराब के ठेके खुलवा दिए, क्योंकि उन्होंने करना था अरबों में उठाना, शराब उठाना नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये आबकारी महकमा किसके पास है? ये तहसील किसके पास है? ये खाद्य पूर्ति महकमा किसके पास है? ये सारे घोटाले के महकमा जेजेपी पार्टी एक व्यापार की मांगी जाती है,
की जाती है, खुलेआम उद्योगपतियों कितने हो रहा है, और आप तमाशा देख रहे हो, आंख मूंद के कुछ काम भी नहीं करते और फिर कहते हैं हम क्या करें। व्यापारी की हिम्मत नहीं है, वो खुलेआम लड़ने, व्यापारी डरता है, दुकानदारी करनी होती है, और लोगों को हमारी सरकार ने ये कर दिया, हमने ये तुमने घोटाले के सिवाय कुछ नहीं है। जब इतिहास होगा घोटाले में सबसे बड़ा नाम घोटाले के मुखिया कौन, घोटाले के अंदर सबसे आगे नंबर आप लोगों का आना है। सारी दुनिया को पता है किस प्रकार आप जनता को लूट रहे हो, किस प्रकार किसानों पर लाठी चार्ज कर रहे हो। आज आप देखो परवाला के अंदर, खेदड़ के अंदर एक किसान मर गया। ठीक है, जवाब ले लें। ठीक है, आपके आरोपों का जवाब मैं सत्यव्रत जी से ले रही हूँ। किसान शहीद हो गया, आज तो 65 दिन हो गए। बाल संबंध के अंदर अपना मुआवजा लेने के लिए किसान धरने पे बैठे हैं, गुंगी में, लेकिन उनकी मांगे, लेकिन उनकी कोई हत्या हो जाती है। खेदड़ पर प्रदर्शन पर, आंदोलन पर बैठे थे किसान, उनकी मांगे सरकार ने मांग ली है। ये भी कर देंगे, मुआवजा भी दे देंगे, नौकरी भी दे देंगे, वो राख भी दे देंगे। उससे पहले क्यों नहीं दिया? ठीक है, किसान मरने के बाद इतने सारे सवालों के जवाब देने का मौका तो दीजिए ना गर्ग जी। ठीक है, किसान मर गया, ठीक है, आप मर रहे हो, ठीक है, आप इंतजार करते हो, ठीक है, किसान मरेगा, वो शहीद होगा, जब हम जाके बात करेंगे। इससे पहले आप बात करना भी उचित नहीं समझते। ठीक है, ठीक है, सत्यव्रत जी जवाब दीजिए। किसानों की भी आप तभी सुनते हैं जब कोई किसान शहीद हो जाता है। देखिए मोनिका जी, ये जो कांग्रेस और इनेलो की राजनीति है, ये राजनीति 50 साल पुरानी चल रही है, क्योंकि इनके लोग बूढ़े हो गए और उनके जमाने की जो राजनीति थी उसको आज चलाने। ये बागड़ा बांध से 1000 क्यूसेक पानी कमी की बात कर रहे हैं, ये तो चलो कह दिया। ये कहने वाले थे कि बागड़ा से निकलने वाले पानी में बिजली निकाल ली और फोका पानी दे रहे हैं। ऐसे बहकाने वाली राजनीति करने वाली पार्टियां अब ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिनके हाथ पैर नहीं है। मैंने पहले भी इस बिल में कहा कि आप किसी भी आरोप का एक बेसिक बताओ कि बेस होना चाहिए। अनावश्यक बात में जो चीजें जरूरत होगी तो मैं उसको स्वीकार करूंगा, और जिस तरह सुधार की आवश्यकता होगी सरकार से हम बात करेंगे, वो सुधार की जरूरत होगी, लेकिन अनावश्यक बात नहीं। यदि आप बात करें चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ के अंदर जब हरियाणा और पंजाब अलग हुआ सन 1966 से और 2014 तक भारतीय जनता पार्टी जुम्मे छोटे पार्ट के रूप में सरकार में रही। ज्यादा बड़ा काम तो कांग्रेस का रहा। कांग्रेस ने हरियाणा पंजाब का विभाजन के कारण के कार्यकाल में हुआ। ये सारे लंबित मामले क्यों रहे? क्योंकि मुद्दों को लटकाना, भटकाना, झटकाना और उनके आधार पर राजनीति करना, यह कांग्रेस की नीति रही है। भारतीय जनता पार्टी उन सब मुद्दों को लटकाना, झटकाने के बजाय समाधान की ओर बढ़ रही है। अब यदि बात आती है चंडीगढ़ में नई विधानसभा की, तो अभी तो आरोप, एक पार्टी तो आज है नहीं इसलिए उसकी चर्चा नहीं करनी। कांग्रेस ने क्या कहा और इनेलो ने क्या कहा उसको लेकर। इनेलो के नेता ने तो कहा कि ये ठेकेदारों से भ्रष्टाचार का जुगाड़ बना रहे। सोचिए आप, आने वाले 26 के अंदर यहां विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़नी है, और यहां जो 3 साथी हम बैठे हैं और चौथी मोनिका जी आप हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो विधानसभा में नहीं गया होगा। वहां बैठने वाली प्रेजेंट व्यवस्था नहीं है, लेकिन आने वाले समय में संख्या बढ़ेगी। विपक्ष का कहना है रिनोवेट क्यों नहीं करा लेते हैं पुरानी विधानसभा में, उसमें क्यों नहीं रिनोवेट करा लेते हैं? क्यों अलग से बनवाने की जरूरत पड़ रही है? अब उसके ऊपर आ जाएंगे कि 2 विकल्प हैं, उसको एक्सटेंड किया जाए या नया भवन बनाया जाए। तो नया भवन बनेगा तो इसको डिमोलिश नहीं करेंगे, या पंजाब को भेंट नहीं जाएगा, चंडीगढ़ के प्रशासक को नहीं दिया जाएगा, या हमारी और आवश्यकताएं पूर्ति होंगी। अब उसको वही एक्सटेंड करने की बात आती है तो एक तरफ सेक्रेटरीट है, एक तरफ हाई कोर्ट है। आप किधर बढ़ाएंगे उसको? और बढ़ाने का भी आर्किटेक्चर बताएंगे कि जो वर्तमान स्ट्रक्चर है
उस स्ट्रक्चर को एक्सटेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। दो बातें। और तीसरी बात कि यदि कोई चीज आपकी पुरानी हो रही है या उसकी जगह नई चीज जरूरत की है, तो क्या अपने व्यापार में, अपने घर में, अपने ऑफिस में या इस हरियाणा को छोड़कर बाकी स्टेट्स में ठीक है इस प्रकार का कोई कभी गतिविधियां नहीं हुई क्या? होती है, लेकिन राजनीति के लिए राजनीति करना, ये दोनों आरोप ऐसे आरोप हैं जैसे वो कहते थे कि पानी फोका भेज दिया, बिजली निकाल ली। लेकिन ये समझो कि आज 22 है, 24 में चुनाव होना है, एजुकेशन कितनी बढ़ रही है, और जो छुपी चीजें रहती थी वो आज नेट के ऊपर, गूगल पर और सब इंटरनेट पर मिलती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सर, भर्तियों पर तो काम करना पड़ेगा, लेकिन सरकार को, ये तो आप मानेंगे ना सत्यव्रत जी, भर्तियों पर तो काम करना पड़ेगा सरकार को, स्कूलों में टीचर्स। मैं आ रहा हूँ उस पर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो थोड़ा जल्दी सर, मुझे औरों के पास भी जाना है। ये पहली बार है, मैं आ जाऊंगा, पहली बार है ये हरियाणा की सरकार सारे सिस्टम को ऑनलाइन लेके आ रही है। कितने बेरोजगार हैं, कितने जन्म लिया, कितने मृत्यु हुई, कितनी पेंशन आई, इनको कोई नहीं कह सकता कि लुका छुपी है। इतनी पारदर्शिता के आधार पर देश की कोई सरकार नहीं चल रही, किसी स्टेट की नहीं चल रही, उतना दावा मैं सर इतनी पारदर्शिता मत दिखाइए कि भर्तियों में ही आप इतना देरी कर रहे हैं। हाँ देखिए, एक भर्ती में जुड़ने वाला व्यक्ति कितने साल के लिए जुड़ेगा? कम से कम 30 साल उसको इस हरियाणा सरकार के अंदर रहकर जनता की सेवा करनी है। ठीक है, 30 साल तक जो आदमी सिस्टम में रहने वाला है, आ रही हूँ बजरंग जी, उसको यदि 30 दिन लेट हो गया तो 29 साल और 11 महीने सिस्टम से काम करेगा। और यदि उसने जल्दबाजी की कांग्रेस की तरह कि उसकी डिग्री बाद में आई, अपॉइंटमेंट पहले मिल गया, भाई था इसलिए ज्यादा आ गया, भतीजा था इसलिए और जल्दी आ गया, ठीक है, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार से देर भली, ठीक है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार से देर भली। ठीक है, और ये बात आपने एक बहुत अच्छी बात की, इसलिए आपका भी धन्यवाद करूंगा कि अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी से हैं। क्यों है कि वो सक्षम है, चाहती है और कर रही है, करते हुए को देखकर लोगों का मन करता है, इसलिए वो लोग करते हैं। और अंतिम बात मैं ये कहता हूं कि बजरंग जी ये कह रहे थे कि ये जो बोलेगा उसको भीतर करेंगे। मैं ये देखता हूं, मैं प्रवक्ता हूं, सब डिबेट देखता हूं, हरियाणा सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा यदि कोई बोलते तो बजरंग दास गर्ग बोलते हैं। और एक भी FIR इनके ऊपर हुई तो बताया, एक भी FIR हुई तो बताइए। सर विपक्ष तो बोलेगा ही ना, सबसे ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति पर सर विपक्ष तो बोलेगा ही, इसका मतलब गड़बड़ जहाँ है FIR वही होगी, ठीक है, गलत नहीं हो सकती। ये तो कोई बात नहीं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। ठीक है सत्यव्रत जी, ठीक है, बजरंग जी आऊंगे आपके पास, क्योंकि पंजेटा जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। पंजेटा जी, आपको तो सीरियस ही नहीं ले रहे हैं कोई नेता, विवेक जी का कहना है इनको तो मैं सीरियस ही नहीं लेता। देखिए आप किन की बात कर रहे हैं? अभय सिंह चौटाला जी को पूरी विधानसभा सीरियस लेती है, पूरा हरियाणा सीरियसली लेता है, और आप एक इमेच्योर प्रवक्ता जिनको जुम्मा अभी थोड़े दिन हुए हैं प्रवक्ता बने, एक नई पार्टी बनी है, वो भी हम में से सारे नेता आए हैं। विवेक जी बोलने दीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। विवेक जी ऐसे लोगों बोलने दीजिए, विवेक जी आ रही हूँ, आप जवाब दीजिएगा। जो इतने इमेच्योर लोग हैं, जो जिनको अब कोई राजनीतिक एक्सपीरियंस नहीं है, जो आज कांग्रेस को खड़े करने वाले, जो पर्सनल कमेंट मत कीजिए पंजेटा जी, पर्सनल कमेंट नहीं। देखिए ना, मैं पर्सनल नहीं जा रहा, लेकिन जो वोट शेयर है वो उन्होंने कांग्रेस को ट्रांसफर कराया पिछले इलेक्शनों में। वो देखिए ना, इनकी वजह से कांग्रेस आज 31 विधायक है। छोड़िए, ये बड़े चौटाला साहब ने एक बात कही थी जजपा के बारे में कि इनको अभी वक्त लगेगा, वक्त के साथ सब कुछ समझ में आ जाएगा, अभी थोड़े इमेच्योर है। मैं इनके ऊपर ज्यादा पर्सनल कमेंट नहीं, मैं दोबारा आपसे बोल रही हूं। बात हुई, ठीक। देखिए, जहां तक बात है, अभी पेंशन से शुरू की थी, तो मैं जो कर्मचारियों की है वो भी पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। किसान की आय दुगनी की बात थी, वो 27 रुपए पर डे है, वो इन्हीं के NSSO की रिपोर्ट है। अभी बात हो रही थी कर्ज की, तो यहाँ पे बात हुई रेवेन्यू की कि रेवेन्यू बहुत बड़ा, अभी फिर दोबारा मुझे इनका नाम लेना पड़ेगा, ये जो जजपा के प्रवक्ता जो भी है, इन्होंने रेवेन्यू की बात करी तो 3.25 लाख करोड़ का आज हरियाणा के ऊपर कर्ज है।
दूसरी बात हो रही थी यहाँ पर कि लॉ एंड ऑर्डर की भाई दूसरे उसमें है, कंट्री में है, तो इंटरपोल आपके पास है, आपकी एम्बेसी वहां पे है, उनकी एम्बेसी यहाँ पे है, तो आप उनके राष्ट्रों के थ्रू आप अपना वो हमारा काम नहीं। अगर ये भी हम विपक्ष बताएगा तो फिर सरकार क्या कर रही है। अभी बात हो रही थी बेरोजगारी के ऊपर, तो देखिए सीएमआई का जो आंकड़ा आता है उसमें हरियाणा निरंतर काफी समय से नंबर 1 पे बना हुआ है। इनका हरियाणा का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का एक HERX का पोर्टल है, उसके अंदर लाखों युवा जो है उन्होंने रजिस्टर कराए हुए। कोई भी भर्ती है ग्रुप C, ग्रुप D की, आप ये लगाइए कम से कम 7.5-8 लाख 8.5 लाख के आसपास के आवेदन आ जाते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बेरोजगारी है। उसके बाद अभी यहाँ बात हो रही थी, भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा कर दी है हमने भर्तियों में। इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो गई है कि बिना किसी डर के 350 लाख रुपया लेकर सीधा HPSC ठीक है, क्योंकि समय का अभाव है, थोड़ा जल्दी उसके बाद जो पेपर है भर्तियां लीक, 29 बार पेपर लीक होके भर्तियां जो है वो अटैची की सरकार बन गई है। कांस्टेबल की ले लीजिए, गिनाने की पूरी, डेंटल सर्जन ले लीजिए, पूरी एक लिस्ट है। किस तरह OMR शीट बदली जा रही है। इतनी ट्रांसपेरेंसी आ गई है कि सिग्नेचर जो है वो भी कॉपी कर लिए जाते हैं, एक की जगह दूसरे को बिठा दिया जाता है पेपर के लिए। मुझे इतनी ट्रांसपेरेंसी के बारे में डिबेट में इतना ज्यादा लंबा समय नहीं खराब करने की बात है, लेकिन जहां तक बात आती है, अभी आपने कहा कहाँ पे एक्सटेंड करें। एक तरफ सेक्रेटरिएट है, हमें मानता हूँ सेक्रेटरिएट पास है, मैं गया हूँ हरियाणा की विधानसभा में, मुझे मौका मिला कई बार, लेकिन हाई कोर्ट आप बिल्कुल आगे की तरफ नहीं करोगे, आप लेफ्ट की तरफ नहीं, लेकिन आप राइट की तरफ जहां आप खाली जगह है काफी, आप भी जानते हैं जिस उस तरफ को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार बहाना बना रही है, एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है पंजेटा जी, जगह है खाली वहां पे, आपको हाईकोर्ट के पास नहीं आना। ठीक है गर्ग जी, क्योंकि सवाल सरकार से किए गए हैं, एक बार जवाब मैं ले लेती हूँ, फिर मैं आपके पास ही आ रही हूँ गर्ग। ठीक है गर्ग जी, आपके पास आ रही हूँ। विवेक जी से पहले मैं जवाब ले लेती हूँ। विवेक जी। मोनिका जी, जो बात ये मैं करना नहीं चाहता इनके बारे, जो कह रहे थे कि प्रवक्ता रहे हैं, पहले तो इनके ज्ञान के लिए मैं बता दूं कि जिस पार्टी में आज ये प्रवक्ता हैं, उस पार्टी के हम प्रवक्ता पहले रह चुके हैं और हमारे आने के बाद ही इनका नंबर पड़ा। आज कहीं ना कहीं ये बड़ी बातें थे। आप तो सर आप पर्सनल टैक्स मत कीजिए प्लीज। विवेक जी आप भी देखिए, मुद्दे की बात करते हैं सर। विवेक जी, प्रदेश की बात कीजिए सर, पर्सनल अटैक नहीं। उन्होंने जब बोला था मैंने उनको भी टोका था, आप भी वही करेंगे क्या? नहीं, मैंने उनको बोला पंजेटा जी देखिए। विवेक जी प्लीज मुद्दे पर बात कीजिए। नहीं, मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ अनामिका जी। ठीक है, क्योंकि माफ कीजिएगा, मैं आप सभी को यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि समय का अभाव है। सत्यव्रत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बजरंग दास जी आपका भी, विवेक जी आपका भी, रजत पंजेटा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी यहाँ पर आए और अपनी अपनी बात रखी। तो 2024 के लिए तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है और ऐसे में विपक्ष और सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए फिलहाल मसला में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा